गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम भी देख रहे हो आप लोग आपकी सुविधा के अनुसार। तो ये सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मेन मोटिव है आपका DSSSB। एक तो ये एग्ज़ाम लेकर के नहीं आते हैं, बट इसके बाद जब ये लेके आते हैं तो तैयारी अच्छे से कर लो, खास करके वो बच्चे जो दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है PRT, दूसरा आपका TGT और तीसरा आपका क्या PGT। ये तीन तो टीचिंग एग्ज़ाम है, बाद बाकी क्लर्क वगैरह के भी और भी हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग, मतलब कुल मिला करके तो ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे कॉमन होता है, चाहे आप PRT दे रहे हो, चाहे आप TGT दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप PGT दे रहे हो, आप सभी को एक 20 मार्क्स का क्या देना पड़ता है, जर्नल अवेयरनेस का पेपर देना होता है। उसके बाद फिर आपके अलग से सब्जेक्ट में भी अलग से जनरल अवेयरनेस होती है। जैसे मान लो जो PRT का बच्चा होता है उसका अपना साइकोलॉजी वगैरह हो गई, TGT का अगर वो मैथ के साथ दे रहा है तो उसका मैथ हो गया, नहीं तो सोशल साइंस के देगा तो उसके लिए SST अलग से पढ़नी पड़ेगी। PGT वाला है तो उसके लिए अलग से उसको क्या कहते हैं, अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हमें जो 20 मार्क्स आए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, उन सभी के मतलब सभी के सारे के सारे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको बहुत क्लियरली दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग के अंदर इसे डाल लेना। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त सबसे पहले तो आपके हाथ में होना चाहिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो चीज़ों को बहुत अच्छे से कि व्हाट टू स्टडी, और दूसरा व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, ये दो बातें आपके दिमाग में बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कहाँ से क्वेश्चन स्किप कर रहा है, ये सारा आपके दिमाग में क्या हो जाता है, बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। और वो क्लियरिटी कौन देगा भाई, वो क्लियरिटी देगा सिर्फ और सिर्फ क्या, आपका प्रीवियस ईयर पेपर। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए क्या, आपका सिलेबस। जब आपका सिलेबस होता है ना, तो सिलेबस आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस लिखा है क्या उसमें से क्वेश्चन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग प्लीज़ अपने साथ रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, हम पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। PGT, TGT, क्लर्क, PRT जितने भी GS के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे करेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्चुअली भी एक एक टॉपिक को उठाते हुए जाएंगे और पढ़ेंगे। मैं आपको GS कंप्लीट कराऊंगा, मैं आपकी GA कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, GA में भी कौन सा पोर्शन, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, और करंट अफेयर। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत हद तक वो बहुत सही से क्या नहीं आती है, आपकी साइंस नहीं आता है, सही क्या मुझे आती ही नहीं है साइंस। ठीक है, तो मैं उसके बारे में कोई भी कमेंट और टिप्पणी करने से बिल्कुल बचने की कोशिश करूँगा, अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करवाना है मेरे को। ठीक है, तो हम DSSB के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसका टाइम क्या रखना है अपलोड का। ठीक है, अपलोड टाइम प्लीज़ मुझे बता देना। वैसे मैं जो सोच रहा हूँ वो टाइम ये है कि मॉर्निंग में इसको क्या कर दूँ, मॉर्निंग में 10 AM में अपलोड करूँ, या फिर आप ये बता दो कि अपलोड करना है या फिर इस क्लासेस को लाइव रखना है। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि ब्रह्म समाज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि ब्रह्म समाज जो है, एक सेकेंड को, जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक कौन है जिन्होंने उसकी स्थापना करी है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई बच्चों, अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में, और इसकी जो स्थापना करने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है किसको, राजा राम मोहन रॉय को। अब राजा राम मोहन रॉय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आप जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो देखो, जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनके साथ कौन और थे, उनके साथ द्वारका नाथ टैगोर। ये कौन है भाई साहब, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा हैं।
द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय दोनों ने मिलकर के ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, एक और बात याद रखना कि आपका राजा राम मोहन को जो अकबर थे, कौन से अकबर? अकबर द्वितीय ने क्या टाइटल दिया था? राजा का। ठीक है, राजा का टाइटल भी इनको किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और एक बात याद रखना कि जो आपके राजा राम मोहन रॉय हैं, वहीं से जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ पर आपका इसको क्या कह सकते हैं आप कि यहाँ से धार्मिक स्तर पर और साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने के ऊपर काम किया गया कि भाई अंधविश्वास को छोड़ो, ठीक है, परमात्मा को जानो, ईश्वर को जानो। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको पुनः जागरण का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, तो पुनः जागरण का पिता का भी किसको क्रेडिट जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। और ये बात याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय काफ़ी फेमस रहते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लियरली याद रहता है इनका नाम, किससे? सती सिस्टम की वजह से। ठीक है, सती सिस्टम क्या है? सती सिस्टम तो आप सभी को वैसे पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब क्या होता था कि जो हस्बैंड है उसकी जब डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को क्या करते थे वो लोग? आग में जला देते थे। ऐसा नहीं था पूरे भारत में हो रहा था, बट हाँ एक अच्छी अपर क्लास के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक तो पेन की टिप कहाँ जाती है वो दिखती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है केंद्रीय सरकार तीसरी शिक्षा नीति का मसौदा, यानी कि जो बेसिकली मासौदा तैयार कर रही है, ड्राफ्ट तैयार कर रही है, और इसके अध्यक्ष के लिए किसको बनाने की कोई बात कर रही है? आंद्रे बिडाइल को, ठीक है, अध्यक्षता देने की कोशिश कर रही है। तो एक नई शिक्षा आयोग का गठन की प्रक्रिया में है। अच्छा, तो बोलिए इंदिरा गांधी सरकार के तहत पहली शिक्षा नीति कब पास की गई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई शिक्षा नीति के ऊपर तो देखो आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षा नीति की स्टेजेस के बारे में। तो भारत के अंदर 3 स्टेज में शिक्षा नीति आई है। ठीक है, सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई वो आई 1968 में, और उस समय जो पीएम थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, और इंदिरा गांधी के टाइम पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने स्वरूप लिखा था, जिसने इसको बताया कि ऐसे होना चाहिए, वो कमेटी थी आपकी कौन सी? कोठारी। याद रहेगी बात। तो इसका आंसर तो क्या होगा? 1968। एक बात तो क्लियर हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है कि दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में, और इस समय आपके पीएम थे कौन? राजीव गांधी। ठीक है जी, और राजीव गांधी के टाइम पर जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई उसमें फिर से एक बदलाव किया गया था 1992 में, और उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, और इसी के अंदर बहुत सारे चेंज हुए जो आपको जानने चाहिए। जैसे केवी इसी टाइम आया, उसके बाद नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो भी इसी समय आए। साथ ही साथ आपको पता है जो मिड डे मील वाला प्रोविजन होता है, ठीक है, उसकी भी नींव इसी टाइम पर रखी गई, इसी शिक्षा नीति के अंदर। और साथ ही साथ जो आप देखते हो सर्व शिक्षा अभियान वाली बात जो करते हैं, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, वो भी नींव कहाँ रखी गई? ये भी आपकी द्वितीय शिक्षा नीति यानी जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 के अंदर रखी गई। और तीसरी शिक्षा नीति जो आई है वो आई आपकी 2020 के अंदर, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी। और इसके हेड कौन है? इसके हेड का नाम याद रखना, के सिवान, यानी के कस्तूरी रंगन। हाँ, के सिवान। ये के सिवान कौन है? ये के सिवान भाई साहब वही हैं जो आपके इस समय कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, याद रहेगी बात, मोर देन इनफ है बात आपको याद रखने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी बेहतर प्रदर्शन योगदान देने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको पता है ये बात कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जब आप सिनेमाटोग्राफी के अंदर आप जब कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग करते हो तब आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है।
आप बात कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो इससे पहले इस बंदे के बारे में बात कर लेते हैं, इस व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो हैं उनको फादर ऑफ नेशनल सिनेमा बोला जाता है, ठीक है, इंडियन सिनेमा बोला जाता है, नेशनल बोल रहा हूँ, इंडियन सिनेमा बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या करा इन्होंने, तो इन्होंने फुल फीचर्ड पिक्चर जो सबसे मतलब इसमें सब कुछ था, गाना भी था, ठीक है, सब कुछ था, वो इन्होंने बनाई थी। और वो कौन सी थी आपकी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फुल फीचर पिक्चर कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और कब बनाई थी, ये बनाई थी 1913 में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना कि जो इस बार का जो 51 हुआ था, करंट अफेयर से भी रिलेट कर रहा हूँ, 51 जो हुआ था वो गया था आपके किसके, वन एंड ओनली रजनीकांत सर को, ठीक है, रजनीकांत सर को दिया गया था ये। और एक बात याद रखना, ये फर्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1969 में। और उस समय ये जो दिया गया था पहली बार, वो दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। देविका रानी जी कौन है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है द फर्स्ट लेडी ऑफ सिनेमा, ऑफ इंडियन सिनेमा, सॉरी, ठीक है, क्लियर है बात। और इसी बार का जो अवार्ड है वो आपका क्या कहते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का जो गया है वो गया है शायद दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। और क्या कहते हैं, अक्षय कुमार को गया है फॉर लक्ष्मी मूवी जो उनकी आई थी उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग होना चाहिए। भाई ये कुल मिला के बोल रहा है कि लोक सेवा आयोग जो बात करते हैं, अभी क्या होती है लोक सेवा आयोग, ये बहुत अच्छे से जान लो। जैसे अभी आपका जो बोर्ड है DSSSB, वो क्या करवा रहा है, दिल्ली के अंदर जॉब्स के लिए क्या करवाता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, नौकरियां भरता है गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से देश के अंदर जो लोक सेवा प्रशासन है, यानी लोक सेवा प्रशासन कौन सी, IPS IAS वाली जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, IFS जो होता है, उसको भरने के लिए जो आयोग बनाया गया है उस आयोग का नाम है आपका लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग को रखा गया है आर्टिकल 315 से लेकर के किसमें, 315 से लेकर के 323 तक, ठीक है। और याद रखना इसका भाग कौन सा है, इसका भाग है 16, याद रहेगी बात यहाँ पर। एक बात और याद रखना बच्चों कि लोक सेवा आयोग जो है इस समय जो संघ का लोक सेवा आयोग है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, UPSC बोलते हैं, उसके चेयरमैन का नाम कई बार पूछ लेता है पेपर में। तो जो इस समय उसके चेयरमैन है उनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार जोशी, याद रहेगी बात। प्रदीप कुमार जोशी जी इस समय क्या हैं, इसके चेयरमैन हैं। अच्छा, अगर आपसे बोले कि आर्टिकल 215 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 215 के अंदर लिखा हुआ है आपका क्या, हाई कोर्ट के जो क्या करे जाते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं। अब देखो क्या होता है कि आप जाते हो, केस लड़ा, केस के बाद कुछ फाइल्स आती हैं, उस फाइल को कहीं तो रखा जाता होगा ना, उस फाइल को जहाँ पर रखा जाता है ना उसको रिकॉर्ड रूम बोलते हैं, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसीडिंग हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या एविडेंस पेश किए गए, सारी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं, उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रखने की बात कहाँ पर करी गई है, आपके 215 के अंदर। जबकि 205 के अंदर बात करी गई है कि राज्य का एक अधिकार है कुछ मामलों में, ठीक है, उसको क्या करा गया, इसके अंदर संरक्षित किया गया। एक अधिकार शब्द का मतलब समझ लो, जहाँ पे एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे भारतीय रेलवे पर किसका, आपके यूनियन गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है। अब तो क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, पहले तो पूरा क्या था, उनका अधिकार था। आगे बढ़ते हैं, 205 के अंदर ये बात करी गई है कि राज्य क्या कर सकता है, अनुदान ले सकता है, अनुदान का आवंटन कर सकता है। अनुदान मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान समझ लो। अनुदान का मतलब क्या होता है, ध्यान समझ लो। अनुदान का मतलब होता है कि जो आपका क्या कहते हैं, सरकार को, राज्य सरकार को जो पैसा मिलता है उसको, उस पैसे को किस तरीके से वो यूज़ कर रही है, इस सब बारे में 205 में कहा गया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे अमीर मंदिर है। देखो भारत में मंदिरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर बाबा बहुत अमीर है। मंदिर तो बेचारे फिर भी चलो बहुत सारे लंगर खिलाते हैं, चाहे गुरुद्वारे हुए बहुत सारा खाना खिलाते हैं, बहुत सारे गरीब लोगों का पेट भरते हैं, तो जो उनको धन मिलता है वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पर जो बाबा लोग हैं, है ना, हम तो जानते भी एक बाबा हैं आसाराम धन धन सतगुरु हैं, ठीक है, मतलब बाबा के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई इसका जो आंसर है उसका आंसर है तिरुवेंद्रपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, पद्मनाभम स्वामी मंदिर। और ये मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के पास जो अभी करंट अब तक की जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इनके पास जो पैसा है वो है 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और एक बात और याद रखना, ये कहाँ पर है, तो ये केरल के अंदर स्थित है। साथ ही साथ ये बात और एक याद रखने वाली बात है कि इसमें किस भगवान की पूजा होती है, तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। और साथ ही साथ बच्चों ये बात याद रखना कि ये जो भगवान विष्णु की इसमें जो मूर्ति है वो शयन मुद्रा में है। शयन मुद्रा मतलब सोते हुए। अगर आप लोगों ने कभी शेषनाग वाला देखा हो जहाँ पर लक्ष्मी जी क्या करती हैं, भगवान विष्णु के पैर दबा रही होती है और वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए होते हैं, उस सिनेरियो में जो भगवान जी एकदम मतलब ऐसे चिल वाली पोजीशन में एकदम टेंशन फ्री सो रहे हैं मस्त, उसी वाली पोजीशन में वो मूर्ति है। और उसी की पूजा करने के लिए पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार क्या करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं। चलें आगे बढ़े। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तो मैं सच में इस चीज़ से परेशान हूँ कि ये कहाँ चला जाता है कर्सर। एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन, इनमें से कौन सा है। पहले तो समझ लो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। तो जब भी नॉर्मली क्या होता है, दो प्लेट्स जो होती हैं, हमारी पूरी पृथ्वी दो प्लेटों पर टिकी हुई है, मतलब दो कह रहा हूँ, बहुत सारी प्लेटों की बनी हुई है। तो क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलने लगती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक फॉल्ट क्रिएट होता है। तो उससे क्या हो गया, मान लो लैंड कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ नीचे हो जाएगा, एक तरफ आगे हो जाएगा, रिफ्ट वैली बन जाती है। इसी तरीके के माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि टूटने की वजह से बनता है ये। अच्छा, और इसका जो सही आंसर है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा, जो आपका वोगस है, ठीक है, वोजस जो है वही एकमात्र क्या है आपका ब्लॉक पर्वत है। और ये कहाँ पर है, तो भाई ये आपका फ्रांस के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो भी ब्लॉक माउंटेन ही है, ब्लॉक पर्वत है। और ये कहाँ पर है, ये जर्मनी के अंदर है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैग, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अच्छा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कि कैग ने कृषि ऋण माफ़ी और ऋण की राहत योजनाओं के सकल दुरुपयोग पर गंभीर टिप्पणी की है, ठीक है। क्यों करी है, ये बंदा है कौन, तो देखो इस व्यक्ति का जो काम है वो है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का। क्या मतलब है इस बात का, बहुत ही ज़्यादा हिंदी अनुवाद है। यानी क्या मतलब है कि ये भारत के अकाउंट्स का क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। साथ ही साथ अकाउंट्स का ये क्या होता है, भारत के सारे अकाउंट्स का क्या होता है, एक तरीके से ये हेड होता है। ये एक तरीके से वॉचडॉग का काम कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे बात, यानी इसका काम रखवाली करना है, कि ऑडिट करना है, जांच करना है, कहीं कोई जो क्या कह सकते हो आप वित्त है, जो आपका धन है, उसके साथ कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो क्या करेगा, ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और राष्ट्रपति को सौंपेगा। क्लियर बात। और इसका पूरा नाम जो है वो है क्या, कहाँ गए भाई साहब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। याद रखना कैग जो है वो आता है आपका 148 से लेकर के 151 के अंदर। और 151 ही आर्टिकल वो है जिसके अंदर ये अपनी ऑडिट की जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो किसको सौंपता है, ये राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ प्रेजेंट करता है,
जाहिर सी बात है कहाँ पर, संसद के अंदर। और फिर संसद में क्या होती है, बहस होती है, और तभी जाकर के पता चलता है कि भाई ये सरकार जो है ये बिक चुकी है। ये सारी बातें जो सामने आती है कि सरकार घपला कर रही है, कुछ भी इस तरीके की चीज़। अच्छा, कई बार पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कैग है इसको अपॉइंट कौन करता है, तो याद रखना कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस समय जो कैग है वो कौन है, वो इस समय जो है वो जी.सी. मुनरे हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं ये 14वें नंबर के हैं। ये वही हैं जो पहले क्या थे, आपके जम्मू एंड कश्मीर के क्या रहे थे, लेफ्टिनेंट बनाए गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता के उपयोग का परिचय देता है। पहले समझ लो प्रांतीय स्वायत्तता क्या होता है। प्रोविजनल, क्या आपका प्रोविजनल ऑटोनॉमी। देखो यहाँ पर बात समझो, प्रोविजनल ऑटोनॉमीज का मतलब क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, जहाँ पे प्रांत को, जो प्रांत है उसको क्या बनाया जा रहा है, उसको खुद शासन करने की कैपेबिलिटी दी जा रही है। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है किस चीज़ के बारे में। देखो जब भी हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या करा जाता है, पावर को बांटा जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब भी यही होता है कि आप शासन की व्यवस्था किसके हाथों में दे देते हो, राज्य के हाथों में दे देते हो। और इसके बारे में जो सबसे पहले बात की गई थी, जो सबसे पहले बताया गया था, वो है क्या आपका भारतीय अधिनियम 1935। एक बात और याद रखना, जो भारतीय अधिनियम 1935 है बच्चों, उसमें से सबसे ज़्यादा भाग यानी सबसे बड़ा भाग, ठीक है, किस चीज़ का, जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग जो है किसका, भारतीय संविधान का, वो लिया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, जो मोंटे मेर्लो सुधार के बारे में बात करी, मोर्ले सुधार के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, वो याद रखना, ये आया था 1909 के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर क्या करा गया था, भारत को कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक मतदाताओं के बारे में बांटा गया था कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट देगा और हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट देंगे, ना तो हिंदू को मुस्लिम वोट देगा ना मुस्लिम को हिंदू वोट देंगे। तो जो आज जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं जो नींव है वो 1909 में पड़ी। क्यों पड़ी, उसके पीछे का मैं आपको छोटा सा रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये था कि 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन करा गया था, ठीक है, उससे पहले बंगाल एक ऐसा हब बन चुका था जहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक होकर के अंग्रेजी हुकूमत का क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे। इन्हें लगा यार ये तो मतलब मजाक हो जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, चलो इनको तोड़ते हैं। और तोड़ने की पहली का जो स्टेप था वो क्या था, बंगाल विभाजन कर दिया कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। यहाँ भी हम जब नहीं रुके तो इन्होंने और ले आए कि सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान वोट देंगे, हिंदुओं को हिंदू वोट देंगे। आज भी यही हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया वो आया आपका कब, 1942 में। और जो आपके चैम्सफोर्ड वाला सुधार जो आया वो आया आपका कब, 1919 में। ठीक है, याद रख लेना डेट, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ ज़्यादा ही आसान है। क्या है, इसरो का विस्तृत यानी विस्तार करें, यानी बताओ कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का जो पूरा नाम है वो है, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, तो बच्चों को नहीं पता होगा ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और भाई साहब सुन लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 15 अगस्त 1969 को। बोलो सर ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ, बेंगलोर में। अच्छा जी, उसके बाद बताओ कि इसके हेड कौन है, मैंने आपको बता दिया था कौन, के सिवान। अच्छा जी, उसके बाद इसकी अगली बात बताओ कि भाई इसमें क्या कहते हैं, इसको किसने इस्टेब्लिश किया, यानी किसको क्रेडिट जाता है, कौन है इसके फाउंडर। तो याद रखना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। एपीजे अब्दुल कलाम इनको अपना गुरु मानते थे और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है ना, यानी जो आज इंडिया स्पेस में जो तरक्की कर रहा है उसका पूरा जो क्रेडिट है वो विक्रम साराभाई जी को जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना के अवधि 2012-17 है।
तो आपको पता है कि 2012-17 आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और अब तक जो पंचवर्षीय योजना आ चुकी है वो टोटल कितनी है? 12। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक जो आई वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, ये पंचवर्षीय योजना है क्या? तो क्या होता है, 5 ईयर का प्लान बनाती है गवर्नमेंट, बनाती थी गवर्नमेंट 5 ईयर का प्लान बनाती है, जिसमें वो क्या करती है, गोल डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है, और साथ ही साथ उसके क्या करती है, फिर उसको बढ़िया तरीके से प्लान करती है। अच्छा, ये सारा का सारा काम जो करने का क्रेडिट जाता है वो जाता है योजना आयोग को। ठीक है, अब योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग का काम है योजनाएं बनाना। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 मार्च 1950 में। ठीक है, और योजना आयोग के हेड कौन होता है? पीएम हेड होता है इसका। ठीक है, और इसने अपना पहला जो प्लान दिया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया था, वो दिया था 9 जुलाई और 1951 में। ठीक है, ये इसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ दूसरी बात क्या है, इसकी लास्ट जो रहा, ये जो इसे डिसॉल्व कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने अगस्त 2014 को। हालांकि इसके डिसोल्यूशन की तो बात 1991 से ही शुरू हो गई थी, जब न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म आए, क्योंकि भारत योजना आयोग का काम क्या था? योजनाएं बनाना। और योजनाएं कब तक यूज़फुल थी? जब तक एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, यानी कि जब तक एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता था। और 1991 के बाद भारत कैसी हो गई? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना आयोग उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना इफेक्टिव वो हो सकता था। ठीक है, क्या करा, इसको बंद करने के बाद इन्होंने एक नया आयोग खोला जिसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 में अंडर द गाइडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मनी बिल किसकी अनुशासन के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? बहुत ध्यान समझना इस वर्ड को, विधानसभा। विधानसभा कहाँ पर होती है बच्चों? विधानसभा होती है राज्य के अंदर। विधानसभा का काम क्या होता है? कानून बनाना। किसके लिए कानून बनाना? राज्य के लिए। अच्छा, और अगर यहाँ पर विधानसभा की जगह पर संसद लिखा होता तो भैया आंसर होता राष्ट्रपति, पर यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा गवर्नर। गवर्नर के बिना परमिशन के नो मनी बिल लाया जा सकता है। अब नो मनी बिल का मतलब क्या है? जो मनी बिल नहीं है। और मनी बिल क्या होता है? आपको पता है कि मनी बिल कभी भी रोका नहीं जा सकता, इसीलिए मनी बिल के ऊपर सबसे पहले क्या ली जाती है? अगर वो संसद में आ रहा है तो राष्ट्रपति से, और अगर वो विधानसभा में आ रहा है तो गवर्नर उसके ऊपर क्या देता है? परमिशन देता है। क्लियर है बात? क्योंकि ये अगर मनी बिल फेल हो गया, मनी बिल ही पास नहीं हुआ, धन विधेयक ही पास नहीं हुआ, तो सरकार को क्या देना पड़ जाएगा? इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 किससे संबंधित है? ये तो मजाक हो गया, मैंने अभी आपको बताया था 148 प्लस 148 टू 151 किस चीज़ से डील करता है भाई? कैग से डील करता है। देखो कहीं कैग लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है सर। कहाँ पर है भाई? तो कैग लिखा हुआ है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है वो आता है आपका आर्टिकल 148 से लेके 151 तक में। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये कैग से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग में किया गया है। तो पहली बात समझो, यहाँ पे संघीय का मतलब मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये है फेडरल। देखो, भारत के अंदर 2 तरीके की व्यवस्था है, मतलब 2 तरीके की व्यवस्था है। एक होती है संघीय और दूसरा होता है आपका, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे? संघीय और दूसरा केंद्रीय। ठीक है, अब जब हम संघीय की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों के पास पावर है।
राज्य अपने पावर पे काम कर रहा है, केंद्र अपने पावर पे काम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, केंद्र यानी यूनिटरी जो बात करते हैं, वहाँ पर जो सारी की सारी पावर होती है सिर्फ किसके हाथ में होती है? सेंट्रल के हाथ में होती है। पर भारत संघीय तो है, पर पूरी तरीके से संघीय नहीं, क्योंकि भारत में सेंट्रल स्ट्रांग है पर राज्य कमज़ोर नहीं है। तो राज्य के पास भी कुछ पावर है और सेंट्रल के पास। संघीय व्यवस्था हमने ठाई कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, यूएसए क्योंकि एक फेडरल है। ठीक है, और भारत फेडरल है नहीं, इसलिए ये बात कहीं पर भी क्या नहीं है? लिखी हुई नहीं है। क्लियर है बात? जबकि प्रस्तावना के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या आपका? हम एकता की बात करते हैं। ठीक है, और आप ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात? भाग 3 जो है वो डील करता है किस चीज़ से? भाग 3 डील करता है आपका मूल अधिकार से। अच्छा, और आर्टिकल 368 किस चीज़ से डील करता है? संविधान के संशोधन से, कि संविधान में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेसिकली पेपर पुराना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है आपका? ऑप्शन भी पुराने दे रखे होंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख कौन है? चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र कौन है? इकोनॉमिक्स एडवाइज़र कौन है? तो इस समय की बात करते हैं, इस समय जो है वो 17वें कौन है आपके? कृष्णमूर्ति वेंकट जो हैं वो इस समय क्या है आपके? 17वें इकोनॉमिकल एडवाइज़र हैं, चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र हैं। साथ ही साथ और मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, इस समय जो कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो कौन है? तो वो इस समय कौन है? राजीव गोवा। ठीक है। अच्छा, इस समय चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस का भी नाम चेंज हुआ तो याद रखना, इस समय चीफ जस्टिस कौन है? एनवी रमन्ना। अच्छा, और इस समय चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका तो खैर आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, अजीत डोभाल। ठीक है। अच्छा, और एक और नाम मैं बता देता हूँ, अटॉर्नी जनरल कौन है इस समय? बताओ। अटॉर्नी जनरल हैं आपके के वेणुगोपाल। ठीक है जी। तो ये नाम याद रखना, कैबिनेट सेक्रेटरी भी पूछ लेगा, चीफ जस्टिस भी पूछ लेगा, चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पूछ लेगा। ठीक है, आर्थिक सलाहकार तो पूछ ही रखा है, तो ऑब्वियस बात है इसको भी पूछ सकता है। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत छोड़ो, कहाँ छोड़ो? अरे तुम नहीं छोड़ो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? वो कौन सी घटना है जिसके बाद क्या करा गया? ये निर्णय लिया गया कि अब तो भारत छुड़वाना ही है, मतलब पूरा मास, मतलब पूरी की पूरी जनता रोड पे उतर आई और चिल्लाने लगी भारत छोड़ो। तो ये कब था? ये था क्रिप्स मिशन जब आया था। क्रिप्स का प्रस्ताव जब आया तो क्रिप्स मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। क्या है क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन बेसिकली क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ब्रिटेन की हालत थी बहुत खस्ती, यूके बिल्कुल मतलब तबाही के कगार पे खड़ा था, और वो आए कौन? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे उनकी हेड, वो पैनल हेड कर रहे थे, और उनकी दक्षता में एक टीम आई जिसने बोला ए भाई साहब गांधी जी, बोले हाँ बोलो, बोले थोड़ा हमारी मदद कर दो इस लड़ाई में। उन्होंने बोला ऐसा तुम्हें पेट देंगे थूत, पहली बार भी तुम्हारी मदद करी थी इसी उम्मीद में कि तुम भारत को क्या कर दोगे? आज़ाद कर दोगे, हमारी कुछ बातें सुन लोगे, तुम नए हो किसी काम की। तो पहले ही दिन क्या कर दिया गया भाई? क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया गया, और उसके बाद 8 अगस्त, याद रखना 8 अगस्त 1942 में इसकी प्रारंभ किया गया, और उसके अगले दिन ही महात्मा गांधी जी को उठा के लोगों ने जेल में, उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया, क्योंकि यही आदमी है जो पीछे कुछ कर सकता है। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो अगर कोई पूछे कि कौन सा वो मतलब घटना है जिसके बाद ये शुरू हुआ, तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है, उसके बाद ये घटना क्या हुई? शुरू हुई, यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों कि इस समय बहुत ही अच्छा नारा दिया गया था, मरो नहीं मारो। और ये नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन है ये आपको पता है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है,
ठीक जी, याद रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने एक और भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो याद रखना, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया आर्थिक सलाहकार के बारे में, हमने पढ़ लिया संघीय के बारे में, हमने पढ़ लिया कैग के बारे में, हमने पढ़ लिया कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, इसरो के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा, हमने पढ़ा प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में, हमने पढ़ा क्या कहते हैं ब्लॉक पर्वतों के बारे में, सबसे धनी मंदिर कौन सा था। तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से है। अगर आपको ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे क्या कर सकते हो, आप वहाँ से इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। चाहो तो आप साथ के साथ लिखते हुए भी चल सकते हो। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना तो रखो लो तभी परिवार का भी रखोगे, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय।